नमस्कार और स्वागत है। आज हम अपने शरीर के एक ऐसे हिस्से पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हमारे नाखून। हमारे पास कुछ पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर आधारित स्रोत हैं। ये आयुर्वेद और समुद्र शास्त्र हस्त लक्षण शास्त्र इनके विचारों को मिलाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये छोटे से दिखने वाले नाखून हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य की बड़ी कहानी कह सकते हैं। बिल्कुल, और ये ना बड़ा ही दिलचस्प नजरिया है। आयुर्वेद में नाखूनों को नख कहते हैं और उन्हें अस्थि धातु यानी हमारी हड्डियां उनका उप उत्पाद या उपधातु माना जाता है। उपधातु हड्डियों का? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हड्डियों की मजबूती, हमारे बोन मैरो मज्जा धातु उसका स्वास्थ्य और यहाँ तक कि हमारे खून की शुद्धता, ये सब कहीं ना कहीं हमारे नाखूनों की हालत में झलकता है। समुद्र शास्त्र भी तो शारीरिक लक्षणों के अध्ययन पर जोर देता है, तो ये स्रोत इन दोनों को साथ लाता है। तो आज हम इसी पारंपरिक समझ को थोड़ा और गहराई से खंगालेंगे। मकसद ये है कि ये जाने कि इन पुरानी पद्धतियों के हिसाब से नाखूनों में जो अलग अलग बदलाव दिखते हैं, जैसे उनका रंग, उनकी बनावट, वो शरीर के अंदर चल रहे किन संभावित दिक्कतों या असंतुलन की तरफ इशारा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। ये सोचना ही कितना मजेदार है कि जिन नाखूनों को हम सिर्फ काटने या नेल पॉलिश लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो असल में हमारे स्वास्थ्य का एक तरह का इंडिकेटर बोर्ड हो सकते हैं। ये कैसे काम करता है? अस्थि धातु से इनका क्या सीधा कनेक्शन है? ये कनेक्शन बहुत गहरा है। असल में आयुर्वेद मानता है कि हमारे शरीर में 7 मुख्य धातुएं होती हैं, टिश्यूज, रस यानी प्लाज्मा, रक्त यानी खून, मांस यानी मांसपेशी, मेद यानी फैट, अस्थि यानी हड्डी, मज्जा यानी बोन मैरो या नर्वस टिश्यू और शुक्र रिप्रोडक्टिव टिश्यू। 7 धातुएं? हाँ, और हर धातु अपने से पहले वाली धातु के पोषण से बनती है, एक चेन है पूरी। और नाखून और बाल ये अस्थि धातु के पोषण से बनने वाले उप उत्पाद हैं, उप धातु। अच्छा, तो अगर हड्डियां कमजोर हैं तो? बिल्कुल, अगर अस्थि धातु या उसको पोषण देने वाली पिछली धातुएं कमजोर हैं या उनमें कोई इम्बैलेंस है, तो उसका असर सीधे नाखूनों पर दिखेगा। और इसी तरह रक्त धातु की स्थिति, खून में अशुद्धियां हैं या कमी है, ये सभी नाखूनों के रंग और सेहत पर असर डाल सकता है। वाह, ये तो पूरे शरीर के सिस्टम से जुड़ा मामला निकला। चलिए अब स्रोत में बताए गए कुछ खास लक्षणों पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रंग की। स्रोत में जिक्र है कि अगर नाखून पीले दिख रहे हैं तो इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, पीले नाखून अक्सर इन्हें यकृत लिवर की कमजोरी या शरीर में पित्त दोष की अधिकता से जोड़ा जाता है। पित्त दोष? हाँ, पित्त दोष जो है वो शरीर की गर्मी, पाचन, मेटाबॉलिज्म, इन सब चीजों से जुड़ा है। और उसका अपना एक हल्का पीलापन या सुनहरा रंग होता है, ऐसा मानते हैं? हाँ, तो जब शरीर में पित्त बहुत बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है या लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसे पीलिया में होता है, हाँ, जॉन्डिस में। हाँ, तो ये एक्स्ट्रा पित्त या उसका असर खून के जरिए शरीर के बाहरी टिश्यूज तक पहुंचता है। हाँ। और नाखूनों में पीलेपन के रूप में दिख सकता है। ये पाचन की दिक्कतों का भी संकेत हो सकता है, क्योंकि पित्त पाचन के लिए जरूरी है। ये लॉजिकल लगता है कि अंदरूनी गर्मी या गड़बड़ी बाहर रंग के तौर पर दिखे। अच्छा, और उन सफेद धब्बों के बारे में क्या, जो कभी कभी नाखूनों पर आ जाते हैं? लोग तो अक्सर सोचते हैं ये कैल्शियम की कमी है। हाँ, कैल्शियम या जिंक जैसे मिनरल्स की कमी एक वजह हो सकती है, मॉडर्न मेडिसिन भी मानती है। लेकिन आयुर्वेदिक नजरिया थोड़ा और गहरा है। इन सफेद धब्बों को अक्सर शरीर में आम यानी अधपचे खाने के अवशेष या टॉक्सिन्स के जमा होने का संकेत माना जाता है। आम टॉक्सिन्स? हाँ, आम। ये आम जो है वो पाचन की कमजोरी से बनता है और अक्सर वात दोष के असंतुलन से जुड़ा होता है। जब पाचन ठीक नहीं होता और शरीर में आम बनता है, तो ये खून में मिलकर पूरे शरीर में फैल सकता है और नाखूनों पर ऐसे धब्बों के रूप में दिख सकता है। तो ये सिर्फ मिनरल की कमी नहीं, बल्कि पाचन और शरीर की सफाई से भी जुड़ा हो सकता है। आम की बात दिलचस्प है, शरीर में जमा गंदगी का एक तरह का निशान। अब एक ऐसे रंग पर आते हैं जो थोड़ा चिंताजनक लग सकता है, नाखूनों का नीला या हल्का काला पड़ जाना। स्रोत इसे किससे जोड़ता है? ये वाकई एक गंभीर संकेत हो सकता है।
नाखूनों का नीला पड़ना, जिसे साइनोसिस कहते हैं, वो आमतौर पर शरीर में ऑक्सीजन की कमी की तरफ इशारा करता है। ऑक्सीजन की कमी? हाँ, आयुर्वेद इसे मुख्य रूप से वात दोष की वृद्धि से जोड़ता है। वात दोष शरीर में गति, सांस और ब्लड सर्कुलेशन, इन सबको कंट्रोल करता है। तो अगर फेफड़ों में कोई दिक्कत है जिससे शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही, या फिर दिल खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा जिससे सर्कुलेशन में रुकावट आ रही है, तो ऑक्सीजन की कमी से खून का रंग गहरा हो जाता है और ये नाखूनों में नीले या कालेपन के रूप में दिखाई देता है। अच्छा। इसीलिए स्रोत इसे हृदय रोग, ब्लड सर्कुलेशन की समस्या या फेफड़ों की कमजोरी से जोड़ता है। ये समझना जरूरी है कि रंग कैसे शरीर के फंक्शन से जुड़े हैं। अच्छा, पीलेपन से अलग अगर नाखून बहुत ज्यादा फीके, मतलब लगभग सफेद दिखें, तो जिनमें कोई गुलाबीपन ना हो? ऐसे बिल्कुल फीके या सफेद नाखून अक्सर शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया का एक मुख्य लक्षण माने जाते हैं। एनीमिया? हाँ, जब खून में हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो गुलाबी रंगत चली जाती है। आयुर्वेद इसे रक्त धातु की क्षीणता कहता है। इसके अलावा इसे शरीर की जो ओवरऑल वाइटैलिटी है, जिसे ओज कहते हैं, उसकी कमी से भी जोड़ा जाता है। ओज? हाँ, ओज सभी धातुओं का सार है, हमारी इम्यूनिटी और जीवन शक्ति का प्रतीक। ऐसे नाखून वात और पित्त दोष के असंतुलन की तरफ भी इशारा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोष भी खून और उसके बनने की प्रक्रिया पर असर डालते हैं। और अगर इसका उल्टा हो, मतलब नाखूनों में नॉर्मल से ज्यादा लाली दिखे, एकदम सुर्ख लाल जैसे, ये भी एक संकेत है। नॉर्मल से ज्यादा लाल नाखून शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी या पित्त दोष की बहुत ज्यादा वृद्धि का संकेत हो सकते हैं। पित्त फिर से? हाँ, ये हालत हाई ब्लड प्रेशर में भी देखी जा सकती है, जहाँ खून की नलियों पर दबाव ज्यादा होता है। लिवर में बहुत ज्यादा गर्मी होने पर भी ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए, यहाँ एक पैटर्न सा दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल। पीलापन मतलब पित्त बढ़ा हुआ, नीलापन यानी वात बढ़ा हुआ, ऑक्सीजन कम, सफेदी मतलब खून की कमी या ओज कम, और अब ये ज्यादा लाली मतलब फिर से पित्त बढ़ा हुआ या ब्लड प्रेशर। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग रंग अलग अलग दोषों और शारीरिक स्थितियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये पैटर्न तो साफ दिख रहा है। तो ये तो हुई रंगों की बात, जो काफी कुछ बताते हैं। लेकिन सिर्फ रंग ही नहीं, नाखूनों की बनावट, उनका टेक्सचर भी तो अहम है ना? बहुत से लोग नाखूनों के टूटने या उनमें लंबी लंबी धारियां, मतलब रिजेस बनने से परेशान रहते हैं। इसके बारे में पारंपरिक ज्ञान क्या कहता है? बिल्कुल, बनावट भी उतनी ही जरूरी है। नाखूनों का आसानी से टूटना, उनका भंगुर मतलब ब्रिटल होना, या उनमें खड़ी या आड़ी रेखाएं बनना, ये सब लक्षण अक्सर पोषण की कमी की ओर इशारा करते हैं, खासतौर पर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स की कमी। लेकिन आयुर्वेद इसे और गहराई से देखता है। इसे पाचन की कमजोरी से जोड़ा जाता है। भाई, अगर पाचन ठीक नहीं तो पोषक तत्व शरीर में लगेंगे कैसे? सही बात है। और सबसे जरूरी बात, इसे सीधे अस्थि यानी हड्डी और मज्जा यानी बोन मैरो धातु की कमजोरी से जोड़ा जाता है। ओ, फिर से हड्डियों का कनेक्शन। हाँ, याद है हमने कहा था नाखून अस्थि धातु के उपधातु हैं। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हड्डियां कमजोर हैं या बोन मैरो को ठीक से पोषण नहीं मिल रहा, तो नाखून भी कमजोर और ब्रिटल हो जाएंगे। ये स्थिति अक्सर वात दोष की वृद्धि से भी जुड़ी होती है, क्योंकि वात का स्वभाव रूखा और हल्का होता है ना, जो टिश्यूज में कमजोरी और भुरभुरापन ला सकता है। ये अस्थि धातु वाला कनेक्शन यहाँ फिर से पुख्ता हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग सोचते हैं सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट लेने से नाखून ठीक हो जाएंगे, उन्हें शायद अपनी पाचन शक्ति और हड्डियों की ओवरऑल हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए। सही कहा आपने, ये एक ज्यादा होलिस्टिक अप्रोच है। अब इसी से जुड़ा एक और सवाल उठता है, क्या ज्यादा मजबूत, कठोर और मोटे नाखून हमेशा अच्छी सेहत की निशानी है? हाँ, ये एक आम धारणा है, पर क्या ये सच है? जरूरी नहीं। स्रोत के मुताबिक अगर नाखून असामान्य रूप से बहुत ज्यादा कठोर और मोटे हो गए हैं, तो ये भी एक असंतुलन का संकेत हो सकता है। ये पित्त और कफ दोष की अधिकता की ओर इशारा कर सकता है। कफ दोष? हाँ, कफ दोष का स्वभाव भारी, स्थिर और बनाने वाला होता है, तो उसकी अधिकता शायद नाखूनों को मोटा कर सकती है। पित्त की तीव्रता भी इसमें रोल प्ले कर सकती है। कुछ मामलों में ऐसे नाखून किसी अंदरूनी समस्या, यहाँ तक कि लिवर से जुड़ी किसी बीमारी की संभावना की तरफ भी इशारा कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा कठोरता भी नॉर्मल नहीं है। तो ना बहुत ज्यादा कमजोर, ना बहुत ज्यादा कठोर, संतुलन ही जरूरी है।
और अगर नाखून बहुत ही नर्म हो, इतने नर्म कि जरा सा मुड़ जाए या आसानी से टूट जाए? ये स्थिति फिर से पोषण की कमी की तरफ इशारा करती है, खासकर कैल्शियम, आयरन, विटामिन बी और प्रोटीन की कमी। मतलब शरीर को नाखून बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल ही नहीं मिल पा रहा है। आयुर्वेदिक नजरिए से देखें तो ये वात दोष के प्रभाव से भी जुड़ा हो सकता है, जो टिश्यूज को कमजोर करता है, या फिर कफ दोष की कमी से, क्योंकि कफ स्थिरता और मजबूती देता है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग हालात अलग अलग दोषों के असंतुलन से जुड़े हो सकते हैं। स्रोत में एक और लक्षण का भी जिक्र है जो शायद कम देखने को मिलता हो, नाखूनों का असामान्य रूप से बढ़ना या उनका आकार ही बिगड़ जाना, जैसे चम्मच की तरह मुड़ जाना, स्पूनिंग जिसे कहते हैं, या क्लबिंग जिसमें उंगलियों के सिरे मोटे हो जाते हैं। हाँ, ये ज्यादा गंभीर और अक्सर लंबे समय से चली आ रही बीमारियों के संकेत हो सकते हैं, जैसे नाखूनों का क्लबिंग, जिसमें नाखून नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और उंगलियों के सिरे सूज जाते हैं। ये अक्सर फेफड़ों की पुरानी बीमारियों जैसे सीओपीडी, हाँ, सीओपीडी या यहाँ तक कि टीबी या फिर दिल की बीमारियों से जुड़ा होता है। चम्मच जैसे नाखून मतलब क्वाइलोनिकिया, वो गंभीर आयरन की कमी वाले एनीमिया में देखे जा सकते हैं। ऐसी स्थितियों में माना जाता है कि शरीर में तीनों ही दोष, वात, पित्त और कफ, बुरी तरह से असंतुलित हो गए हैं। तीनों दोष? हाँ, इसे त्रिदोष असंतुलन कहते हैं और ये शरीर के सिस्टम में गहरी गड़बड़ी का संकेत होता है। तो इन सभी लक्षणों और संकेतों को जानने के बाद हमें क्या समझना चाहिए? क्या हमें अब रोज सुबह उठकर अपने नाखूनों का इंस्पेक्शन करना शुरू कर देना चाहिए? इसका प्रैक्टिकल महत्व क्या है? देखिए, इसका मकसद किसी को डराना या मतलब हेल्थ एंजाइटी पैदा करना नहीं है, बल्कि ये हमें अपने शरीर के प्रति ज्यादा जागरूक और संवेदनशील बनाने का एक तरीका है। ये लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो ये शरीर में पनप रहे किसी संभावित अंदरूनी असंतुलन के शुरुआती इशारे हो सकते हैं, अर्ली सिग्नल्स। सही है। इन्हें नोटिस करके हम टाइम पर सचेत हो सकते हैं। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की खूबी दिखाता है। वो शरीर को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी यूनिट के रूप में देखती थी, जहां बाहर दिखने वाले छोटे छोटे लक्षण भी अंदर चल रही प्रक्रियाओं से जुड़े होते हैं। ये एक अद्भुत मतलब होलिस्टिक अप्रोच है। ये बात तो सही है, शरीर से मिलने वाले संकेतों पर ध्यान देना। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। ये जानकारी सिर्फ संकेतों को समझने के लिए है, खुद ही डॉक्टर बनने के लिए नहीं। बिल्कुल, और इस बात पर जितना जोर दिया जाए कम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सेल्फ डायग्नोसिस के लिए कतई नहीं है। आप नाखूनों को देखकर ये नहीं कह सकते कि ओह मुझे लिवर की बीमारी है या मेरा वात बढ़ा हुआ है। हाँ, ये मुमकिन नहीं। भावित संकेत हैं जिनका सही मतलब सिर्फ एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल ही समझ सकता है या समझ सकती है। अगर किसी को अपने नाखूनों में लगातार कोई असामान्य बदलाव दिख रहा है या कोई और हेल्थ प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो उन्हें बिना देर किए एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर या मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर से मिलना चाहिए। पूरी जांच और सही डायग्नोसिस के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना और इलाज शुरू करना सही है। ये चेतावनी बहुत जरूरी थी। तो आज की इस चर्चा को समेटे तो हमने पारंपरिक भारतीय ज्ञान, आयुर्वेद और समुद्र शास्त्र के मिले जुले नजरिए से ये समझने की कोशिश की कि कैसे हमारे साधारण से दिखने वाले नाखून असल में हमारे स्वास्थ्य की एक गुप्त भाषा बोल सकते हैं। उनके रंग, उनकी बनावट, उनका टूटना या मोटा होना, हर बदलाव के पीछे कोई न कोई संभावित अंदरूनी कहानी छिपी हो सकती है। हाँ, हमने जाना कि नाखूनों का सीधा संबंध अस्थि धातु यानी हड्डियों से है और कैसे वे हमारे शरीर के 3 मुख्य ऊर्जा सिद्धांत वात, पित्त और कफ के संतुलन या असंतुलन को दिखा सकते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि शरीर का हर हिस्सा आपस में कितना जुड़ा हुआ है। और ये पूरी बातचीत मुझे एक अहम सवाल सोचने पर मजबूर करती है। क्या आज के इस तेज रफ्तार और तनाव भरी जिंदगी में, जिसमें हम अक्सर बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, हम अपने शरीर द्वारा दिए जा रहे इन छोटे छोटे सूक्ष्म संकेतों को सुनने और समझने की क्षमता खोते जा रहे हैं? ये प्राचीन अवलोकन क्षमता, ये ध्यान से देखने और महसूस करने की कला हमें आज अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा होलिस्टिक, ज्यादा जागरूक और जिम्मेदार बनने के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? ये वाकई एक गहरा सवाल है जिस पर हम सभी को थोड़ा विचार करना चाहिए। अपने शरीर की भाषा को फिर से सीखना शायद जरूरी है। आज जानकारीपूर्ण और दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।